हेलो स्टूडेंट्स, हेल्दी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? चलिए, आज के सेशन में हम लोग चल रहे हैं डे 7 है आज नाउन में। तो सेशन 7 में हम लोग देखने जा रहे हैं कुछ ऐसे नाउन्स को जिनका प्लूरल बनता तो नहीं है, लेकिन उनमें एस जोड़ते ही उनका अर्थ बदल जाता। फर्स्ट स्टेप पर हम लोग ये देखने जा रहे हैं ऐसे नाउन्स को जो कि एस जोड़कर अपना अर्थ बदल लेते। देयर आर सर्टेन नाउन्स व्हिच चेंज देयर मीनिंग इफ वी ऐड एस टू देम। And at the second stage, I'm going to teach you those nouns which have similar meanings, but they have little difference in uses. And if they are used for each other, they go wrong. And in that condition, your whole answer will go wrong. ध्यान रखा जाए, अभी मैं 2 स्टेप पर बात कर रहा हूं। पहला, कुछ वैसे नाउन जो एस जोड़कर अपना अर्थ बदल देते हैं, उनका प्लूरल फॉर्मेशन नहीं होता लेकिन अर्थ बदल देते। और दूसरे स्टेप पर आज बताने जा रहा हूं कुछ वैसे नाउन के बारे में आपको जो कि एक ही अर्थ में देखने में सेम लगते हैं लेकिन दोनों का प्रयोग अलग अलग है, यानी वो कंफ्यूजिंग यूजेज है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते रहें। आप जो ये कोर्स देख रहे हैं ये सुपर फाउंडेशन कोर्स है। आप जो पढ़ रहे हैं ये सुपर फाउंडेशन कोर्स है। इसमें जो चैप्टर आप पढ़ेंगे उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी एग्जाम का चीज अछूता नहीं रहना चाहिए। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप रीडिंग। ध्यान दें, बात हो रहा है यहां पर, कह रहा है कि देयर आर सम नाउन्स व्हिच चेंज देयर मीनिंग विद एस। कुछ ऐसे गिने चुने नाउन हैं जो अपना अर्थ बदल देते हैं एस लेकर। बार बार बोलूंगा, ये प्लूरल नहीं बनते बल्कि अर्थ बदल देते। इसी को यहाँ कह रहा है कि देयर आर सम नाउन्स व्हिच हैव डिफरेंट मीनिंग इन द सिंगुलर एंड द प्लूरल। देखिए, ये कहना सही नहीं होगा लेकिन इस फॉर्म को लोग प्लूरल मान लेते हैं, इसलिए यहाँ लिख दिया गया है। ध्यान दिया जाए, अब्यूज एक वर्ड है। देखिए, पहले तो अब्यूज जो है वो वर्ब भी है और नाउन भी है। जब वर्ब के रूप में बात करेंगे तो अब्यूज का अर्थ हो जाएगा दुरुपयोग करना, किसी चीज को गलत प्रयोग करना, उसे अब्यूज कहते। लेकिन नाउन के रूप में जब बात करते तो ये अब्यूज जो होता है वो गाली होता है। ध्यान दिया जाए, किसी को गाली देना या गाली गलत शब्द कहना ये भी अब्यूज है। वर्ब के रूप में भी होता है, दुरुपयोग करना भी होता है, गाली देना भी होता है। लेकिन जब नाउन के रूप में बात करोगे तो अब्यूज गाली हो गया, अपशब्द हो गया। लेकिन जैसे ही अब्यूज अब्यूजेज में बदलता है तो ये कुरीतियों को दर्शाता है, गलत परंपराओं को दर्शाता है। और जब कुरीतियों की बात करनी होगी तो अब्यूज नहीं अब्यूजेज का प्रयोग करेंगे, और जब गाली का बात करना होगा तो अब्यूज का प्रयोग करेंगे। आशा करते हैं क्लियर होगा ये कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट बात करते हैं। पहले भी हम एडवाइस के बारे में चर्चा कर चुके हैं। याद करें, एडवाइस तो ऐसे अनकाउंटेबल था, पढ़ चुके हैं। फिर ए पीस ऑफ एडवाइस देखे थे, पीसेस ऑफ एडवाइस देखे थे। लेकिन एडवाइस को एडवाइसेस में बदलने से हम रोके थे आपको। लेकिन वहीं पर एक चर्चा किए थे कि एडवाइस एडवाइसेस में भी बदलता है। ध्यान रखा जाए, यदि कहीं सूचनाओं का बात हो, निर्देश का बात हो, इंफॉर्मेशन का बात हो, इंस्ट्रक्शंस का बात हो, तो ऐसी स्थिति में एडवाइस नहीं एडवाइसेस होता है। All the branch officers must follow the advice issued by the headquarters कि advices issued by the headquarters, तो headquarters के निर्देश को फॉलो करना होता है। ऐसी स्थिति में वहां एडवाइस नहीं एडवाइसेस का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखा जाए, यहाँ पर एडवाइस सलाह हो गया, परामर्श हो गया। एडवाइसेस क्या हुआ? तो सूचनाएं हुआ, निर्देश हुआ, इंस्ट्रक्शंस हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, एयर हवा है। यदि हम एयर को प्लूरल बनाने का इरादा करें तो यह संभव नहीं है, वो अनकाउंटेबल है। हाँ, यदि हम ए सिलेंडर ऑफ एयर टू सिलेंडर्स ऑफ एयर उसका यूनिट कर दें तो वो काउंटेबल बन जाता है, परंतु एयर को एयर्स में बदल दें ऐसा स्वरूप नहीं है। अतः एयर को जैसे ही हम एयर्स में बदलते हैं इसका अर्थ बदल जाता है। एयर होता है हवा, एयर से अहंकार, घमंड। ध्यान रखा जाए, जो बोस्टिंग लोग करते हैं, डिंग हाँकते हैं, बड़ा अपने के बारे में बोलते हैं, वो भी एयर्स होता है। अब यहाँ क्या है? तो एयर हवा हो गया और एयर्स क्या हो गया? तो दिखावटी आचरण हो गया, आडंबर हो गया, बोस्टिंग हो गया, घमंड हो गया। इसको एयर्स कहा जाता है। वी शुड नॉट कीप एयर अब्लिक एयर्स इन आवर माइंड फॉर एनी पर्सन और एनी पुअर पर्सन। अब थोड़ा सा एक बात बताया जाए, किसी गरीब के लिए हमारे मन में कोई घमंड का आचरण नहीं होना चाहिए, तो वहां एयर नहीं एयर्स का प्रयोग करोगे। ध्यान दिया जाए, अल्फाबेट वर्णमाला होता है, जैसा आपको पता है। जो ABCD हम पढ़ते हैं अल्फाबेट वर्णमाला है, जबकि अल्फाबेट को अल्फाबेट्स में बदलते हैं तो यह लैंग्वेज में बदल जाता है। वो कई भाषा बोलता है, ये स्पीक्स मेनी लैंग्वेजेस।
बट फ्रेंच अल्फ़ाबेट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम, लेकिन फ्रेंच भाषा जो है उसके लिए बहुत डिफिकल्ट है। तो बताया जाए कि जब भाषा कई बोलता है तो ऐसी स्थिति में फ्रेंच भाषा के लिए अल्फ़ाबेट नहीं अल्फ़ाबेट्स का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि वर्णमाला का चर्चा करना पड़े तो अल्फ़ाबेट यूज करेंगे और भाषा का चर्चा करना पड़े तो अल्फ़ाबेट्स होगा। नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए बीफ वर्ड आ रहा है, बीफ, जिसे हम गोमांस के रूप में दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि गोमांस ही नहीं, किसी भी बड़े पशु का अगर मांस का बात करेंगे तो वो बीफ हो सकता है, लेकिन जैसे ही बीफ का बात करें, मांस का हुआ बात, तो वो तो अनकाउंटेबल हो गया। लेकिन बीफ बिफ्स में भी बदलता है कब, जब मवेशियों का बात करें, पालतू पशुओं का बात करें तो बिफ्स होता है। जैसे अगर कहें बकरियां, गाय, भैंसे, ये सब बिफ्स के दायरे में आते हैं। अब थोड़ा सा एक बात यहां देखा जाए कि बीफ हो गया गोमांस, बीफ्स हो गए मवेशी, जो मवेशी आप पालते हैं वो बिफ्स है। ध्यान दें, धोखा होता है, बीफ के जगह बिफ्स लगाता, बिफ्स के जगह बीफ लगाता, आपको बचने की जरूरत है। नेक्स्ट बात करते हैं। कंपास होता है दायरा, क्षेत्र, विस्तार, और कंपासेस आप जानते होंगे प्रकार, जो आप इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में देखते होंगे, जो कि कंपासेस के रूप में यूज किया जाता। तो कंपास तो हो गया रेंज किसी चीज का, और उस रेंज के लिए हम कंपास वर्ड यूज किए, लेकिन जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो इंस्ट्रूमेंट क्या है, तो कंपास नहीं, कंपासेस भी होता है। एक चीज और भी आप लोगों को बता दें कि वृत्त खींचने वाला या कोई भी दिशा सूचक जो चिन्ह होता है, जो यंत्र होता है, वो भी कंपासेस होता है। यहां पर बात आता है कि क्षेत्र विस्तार के लिए कंपास है और प्रकार वृत्त खींचने वाला उपकरण को कंपासेस कहते हैं। कंटेंट क्या है, तो कंटेंट होते हैं, ध्यान दें, कोई अगर आप सब्जी खाते हैं, कोई वस्तु अगर आप सेवन करते हैं तो पूछते हैं कि इसमें क्या क्या पड़ा है भाई। तो इसी स्थिति में किसी दायरे में आने वाली छोटी छोटी जो चीजें हैं, वस्तुएं हैं, वो कंटेंट होती है। इस सब्जी बनाने में, इस सब्जी को बनाने में रेसिपी क्या है, क्या क्या चीज पड़ा है, तो रेसिपी के जितने भी अवयव हैं वो कंटेंट है। जबकि विषय सूची का बात करेंगे, उस स्थिति में कंटेंट नहीं, कंटेंट्स का प्रयोग किया जाता है। किसी स्टडी सब्जेक्ट के कंटेंट नहीं होंगे, कंटेंट्स होंगे। तो ऐसी स्थिति में विषय सूची का बात या पत्र में लिखी गई बातों का अगर चर्चा करें तो कंटेंट नहीं, कंटेंट्स होता है। वी शुड नॉट रीड द कंटेंट ऑफ कंटेंट्स रिटन इन अदर्स लेटर्स, किसी दूसरे के लेटर में लिखे गए कंटेंट को नहीं, कंटेंट्स को हमें नहीं पढ़ना चाहिए, वहां कंटेंट नहीं, कंटेंट्स होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, जानते हैं कॉपर का अर्थ क्या है, तो तांबा एक प्रकार का धातु, आप जानते होंगे। तो कॉपर एक प्रकार का धातु है, जबकि कॉपर को कॉपर्स में यदि हम बदल दें तो वो सिक्का हो जाता है, कॉइन का प्रयोग किया जाता है। कॉइन के सिनोनिम्स के रूप में कॉपर कभी मत यूज कीजिएगा, कॉपर से यूज किया जाता है। आगे बढ़ता हूं, इन सबसे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे आगे। देखिए फोर्स का प्रयोग मैं पहले चर्चा कर चुका हूं कि बल के रूप में भी होता है। ध्यान दें, बल भी होता है, याद करें मैन पावर के लिए भी हम फोर्सेस यूज बताए थे, परंतु यदि कहीं आर्मी के रूप में बात करना हो तो फोर्स नहीं, फोर्सेस का प्रयोग किया जाता है। तो यहां वही चीज चर्चा कर दिया गया कि फोर्स हो गया है बल, शक्ति, लेकिन यदि फोर्सेस कर दें तो सैन्य दल या सैनिक का प्रयोग किया जाता। एक क्वेश्चन का प्रारूप आपको दे रहा हूं, वो क्वेश्चन नहीं है लेकिन क्वेश्चन का प्रारूप दे रहा हूं कि द इंडियन फोर्स ड्रोव अवे द चाइनीज इन डोकलाम। डोकलाम में भारतीय सेना ने, सैन्य दल ने चाइनीज को पीछे खदेड़ दिया। तो अब बताया जाए कि द इंडियन फोर्स की इंडियन फोर्सेस, ऐसी स्थिति में इंडियन फोर्स नहीं, इंडियन फोर्सेस का प्रयोग होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं। गुड वर्ड है, तो गुड तो जनरल सेंस में एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है अच्छा, लेकिन गुड जब नाउन के रूप में आता है तो नाउन के रूप में किसी के हित में, कल्याण में, भलाई में, अगर भलाई का बात हो, कल्याण का बात हो तो गुड का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दिया जाए कि गुड भलाई के लिए यूज किया जाता है, कल्याण के लिए बात किया जाता है, किसी के हित की बात होती है तो गुड का प्रयोग करते हैं नाउन के रूप में। जबकि जैसे ही गुड गुड्स में बदलता है तो वस्तुएं हो जाती है, सामग्रियां हो जाती हैं। ध्यान दिया जाए, चल संपत्ति जितने होती हैं या सामग्री, वस्तु, कंटेंट्स, ये सब गुड्स के दायरे में आता है। अब एक बात हमको बता दीजिएगा कि यदि हमको कहीं चल संपत्ति का बात करना हो, कोई वस्तु, सामग्री, माल की बात हो, तो वहां गुड यूज करें कि गुड्स यूज करें। ध्यान दिया जाए, ही वॉज सेलिंग हिज गुड अब्लिक गुड्स एट ए वेरी लो प्राइस, तो ऐसी स्थिति में गुड नहीं, गुड्स का प्रयोग होना चाहिए, वहां गुड का प्रयोग गलत माना जाता। आयरन का अर्थ क्या है, तो लोहा, पहले भी इसका चर्चा मैं कर चुका हूं, लेकिन यहां आपको एज ए रिमाइंडर उसका
खाका खींच रहा हूं। आपको पता है कि आयरन लोहा के रूप में कोई धातु के रूप में बात करें तो अनकाउंटेबल है। पहले भी चर्चा कर चुका हूं कि यदि आयरन अगर लोहे से बनी वस्तु यानी स्त्री के रूप में अगर बात करें, जो हम लोग कपड़ा प्रेस करते हैं, तो आयरन भी होगा, आयरन्स भी होगा। लेकिन जनरल सेंस में ऐसे बात करें तो आयरन मतलब लोहा, और एक याद करें आयरन्स का अर्थ जंजीर बोले थे, तो जंजीर के अर्थ में आयरन का प्रयोग गलत होगा, और यदि हम लोहा के अर्थ में आयरन्स लगा दें तो भी प्रयोग गलत माना जाएगा। देखिए एक वर्ड है लुक, इनका चर्चा मैं पहले आपको कर चुका हूं। लुक का अर्थ, लुक वर्ब भी है, लुक नाउन भी है। लुक का अर्थ होता है दिखना। देखिए यहां भी कंफ्यूजन होता है, लोग लुक का अर्थ समझ लेते हैं देखना, नहीं, देखना नहीं। लुक का अर्थ होता है दिखना वर्ब के रूप में, और लुक एट का अर्थ होता है देखना। किसी को हम देख रहे हैं तो लुक एट का प्रयोग होगा। आई एम लुकिंग एट यू, तो ऐसी स्थिति में लुक एट होगा। और वो स्मार्ट दिख रहा है तो ही इज लुकिंग स्मार्ट होना चाहिए, ही लुक्स स्मार्ट का प्रयोग करेंगे। ऐसी स्थिति में दिखना के सेंस में लुक है और देखना के सेंस में लुक एट है। परंतु याद रखिएगा कि नाउन के रूप में जब हम लुक का प्रयोग करते हैं तो देखने की क्रिया जो है, प्रक्रिया जो है, इसको भी लुक कहते हैं। और जैसे ही लुक लुक्स में बदलता है नाउन फॉर्मेट में, तो अर्थ हो जाता है मुखड़ा, चेहरा। ध्यान दिया जाए, यदि हम यहाँ चेहरा कह रहे हैं, रूप रंग कह रहे हैं, मुखड़ा कह रहे हैं, बातचीत में लोग कहते हैं कि आपका लुक बड़ा झकास नजर आता है। नहीं, लुक नहीं, लुक्स बहुत झकास नजर आएगा। तो जहाँ चेहरा का बात होगा, रूप रंग का बात होगा, मुखड़ा का बात होगा, वहां लुक नहीं, लुक्स का प्रयोग किया जाएगा। देखिए एक वर्ड है ऑर्डर। तो ऑर्डर पहले तो आप कह सकते हैं कि ये वर्ब है, वर्ब होगा तो क्या हो जाएगा, आदेश देना। लेकिन जब नाउन के रूप में यूज करोगे तो ऑर्डर एक क्रम होता है, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर सुने होंगे, आरोही क्रम, अवरोही क्रम। लेकिन जब ऑर्डर आता है तो ध्यान दें, दुकान आदि आदि पर जो कंटेंट्स के लिए ऑर्डर आते, वस्तु के लिए यदि कंटेंट के लिए आए, वो भी ऑर्डर होता है। यदि कोई आदमी कोई बुकिंग कराता है, वो भी ऑर्डर होता है। लेकिन जैसे ही ऑर्डर ऑर्डर्स में बदलता है तो ये कानूनी आदेश हो जाता है, आधिकारिक आदेश हो जाता है। तो जब आधिकारिक आदेश की बात हो तो कभी ऑर्डर नहीं, ऑर्डर्स का प्रयोग होना चाहिए। ऑल द सबऑर्डिनेट्स मस्ट फॉलो द ऑर्डर ऑफ द सुपीरियर्स, की ऑर्डर्स ऑफ द सुपीरियर्स। ऐसी स्थिति में ऑर्डर्स का प्रयोग होगा। यानी कहने का यहाँ मतलब हुआ आपकी क्रम के रूप में, माल भेजने का आदेश के रूप में ऑर्डर है, और आधिकारिक जब आदेश होने लगेगा तो उसको क्या कहा जाए, ऑर्डर्स। नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए फिजिक वर्ड है दवा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें, एक और भी आगे चर्चा करेंगे। एक फिजिक QUE से भी अंत होता है, तो वो शारीरिक संरचना होता है जिसे लोग फिजिक मेंटेन करते हैं। लेकिन ये फिजिक क्या है, तो दवा होता है, मेडिसिन का डोज को भी फिजिक कहते हैं। और जैसे ही फिजिक्स में बदलता है तो आपको पता होगा कि वो भौतिकी हो जाता है। आप स्टडी सब्जेक्ट ये पढ़े होंगे। तो फिजिक के जगह फिजिक्स, अब फिजिक्स के जगह फिजिक का प्रयोग गलत माना जाता है, इसलिए आपको सावधानी रखनी होगी। ध्यान दें, आगे कह रहा है कि रिगार्ड वर्ड है। देखिए वर्ब के रूप में बात करोगे तो रिगार्ड का अर्थ होता है सम्मान देना, इज्जत देना, प्रतिष्ठा देना। जबकि यदि नाउन के रूप में रिगार्ड का प्रयोग कर दिया तो सिंपल सा बात आया कि सम्मान, इज्जत, पद, प्रतिष्ठा। लेकिन जब यही रिगार्ड रिगार्ड्स के रूप में बदल गया तो ध्यान दें, शुभकामनाओं के लिए जो वेल विशेस किया जाता है, वेल विशिंग किया जाता है, उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, रिगार्ड्स। रिगार्ड वर्ब के रूप में सम्मान देना है, नाउन के रूप में सम्मान या प्रतिष्ठा है। लेकिन जैसे ही रिगार्ड रिगार्ड्स नाउन फॉर्म में बदला तो अर्थ हो जाता है उसका शुभकामनाएं, ग्रीटिंग्स। आगे बढ़ता हूं, ध्यान दिया जाए। रिटर्न का अर्थ, देखिए रिटर्न वर्ड कई बार एग्जाम में आ चुका है और कई तरह से आता है। रिटर्न वर्ब के रूप में बात करेंगे तो वापस होना, वापसी करना। एक और भी यहाँ बात छेड़ दूं तो अच्छा होगा कि रिटर्न के साथ, रिट्रीट के साथ, रिकॉल के साथ बैक वर्ड का प्रयोग नहीं होता। When will you return back from Delhi? नहीं, when will you return from Delhi? यहाँ रिटर्न के साथ बैक का प्रयोग, रिकॉल के साथ बैक का प्रयोग, रिट्रीट के साथ बैक का प्रयोग नहीं होता है। इनका चर्चा आगे किया जाएगा, थोड़ा सा विचार कीजिएगा। तो रिटर्न वापसी होता है नाउन के रूप में, वर्ब के रूप में तो वापस होना हो गया, लेकिन नाउन के रूप में वापसी है। आज जैसे ये रिटर्न रिटर्न्स में बदला तो वहां तो फायदा के लिए यूज करते, लाभ के लिए, हिसाब किताब के लिए भी रिटर्न्स का प्रयोग किया जाता। तो कहते हैं कि जब आप इस शेयर में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ हाई रिटर्न्स हैं, वहां रिटर्न नहीं, रिटर्न्स है। फायदा के सेंस में, लाभ के सेंस में रिटर्न का प्रयोग किया जाता। ध्यान दें, एवरी बिजनेसमैन,
एवरी बिजनेसमैन डज समथिंग फॉर द रिटर्न इन बिजनेस की रिटर्न्स इन बिजनेस। तो वहां रिटर्न के लिए नहीं, रिटर्न्स के लिए बिजनेस में वो फायदा के लिए काम करता है, तो ऐसी स्थिति में रिटर्न नहीं रिटर्न्स होगा। आगे बढ़ता हूं। तो ये है रिटर्न, वापसी। रिटर्न्स मतलब लेखा जोखा या लाभ, दोनों सेंस में यूज किया जाता है। देखिए सैंड क्या है, तो बालू, रेत। उपयोगिता के अनुसार थोड़ा सा अगर बालू है, रेत है, तो वो सैंड है। जबकि जब रेगिस्तान का बात करने लगे, बालू का ढेर का बात करने लगे, तो ऐसी स्थिति में सैंड नहीं, सैंड्स का प्रयोग किया जाता। बालू थोड़ा सा उपयोगिता के अनुसार, या रेत का बात करें तो सैंड है। और यदि कहीं सैंड्स कहने लगे तो समझिएगा कि वो रेगिस्तान का बात कर रहा है, वो बालू के ढेर का बात कर रहा है, रेतीली जमीन का बात कर रहा है, तो क्या हो गया, सैंड्स। टीन जानते होंगे, एक प्रकार का धातु, जैसे कॉपर आप देखे वैसे टीन भी जानते होंगे। और जब टीन्स हो गया तो डब्बा हो जाएगा। जो केन आप देखते होंगे ना, जो आप कोक पीते हैं, पेप्सी पीते हैं, जैसे डब्बे में, उसके केन को भी टीन कहा जाएगा, लेकिन टीन नहीं, टिन्स के रूप में यूज किया जाएगा। ध्यान दे, हम लोग उसे हिंदी में कनस्तर कहते हैं। आगे बढ़ता, ध्यान दे। देखिए वेस्पर शाम, शाम का जो समय है, गोधूली का समय जो है, उसको वेस्पर कहते हैं। और जब शाम की प्रार्थना जो होती है चर्च आदि आदि में, उसे वेस्पर्स कहा जाता है। वेस्पर शाम का समय है, गोधूली का समय है, और वेस्पर्स कह रहे हैं, तो क्या होता है, तो शाम की प्रार्थनाओं को वेस्पर्स कहा जाता है। वुड का मतलब क्या हुआ, तो लकड़ी, अनकाउंटेबल है। लेकिन जैसे ही वुड हमारा वुड्स में बदला है, तो जंगल वन दर्शाने के लिए वुड्स का प्रयोग होता है। अक्सर एग्जाम में वुड के जगह वुड्स यूज करता है, वुड्स के जगह वुड यूज करता है। बच कर रहिएगा, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। आगे बढ़ता हूं। देखिए कुछ एग्जाम्पल देखिए, इसके बाद इससे रिलेटेड प्रीवियस क्वेश्चन देखिए। आई वॉज ए बीट बोर्ड आफ्टर माई रिटर्न फ्रॉम हॉलीडे। छुट्टी काट के जब मैं आया तो मुझे थोड़ा सा बोरिंग लगा। तो एक बात बताया जाए, करा कि आई वॉज अ बीट बोर्ड, मैं थोड़ा सा बोर हुआ, बोर फील किया। आफ्टर माई रिटर्न, जब मैं वापसी किया, तो यहाँ वापसी के रूप में रिटर्न है, सही है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वापसी के लिए तो रिटर्न चलेगा। लेकिन जब हिसाब किताब लाभ का बात होगा तो रिटर्न नहीं, रिटर्न्स चाहिए। उसी को आगे करा कि फार्मर्स वर्क हार्ड, किसान बहुत मेहनत करते हैं, टू इम्प्रूव रिटर्न्स फ्रॉम देयर क्रॉप्स, अपने फसल से लाभ कमाने के लिए वो बहुत मेहनत करते हैं। तो लाभ के रूप में क्या यूज किया गया, तो रिटर्न नहीं, रिटर्न्स यूज किया गया। इसी का एक और एग्जाम्पल देखिए, ही डज नॉट नो इवन द अल्फाबेट ऑफ इंग्लिश, उसे अंग्रेजी का वर्णमाला तक नहीं आता, ABCD तक नहीं आता, तो चलेगा। लेकिन वो कह रहा है कि सी कैन स्पीक इंग्लिश एंड चाइनीज, वो अंग्रेजी भी बोल सकती है, चाइनीज भी बोल सकती है। सॉरी, सी कैन स्पीक इंग्लिश एंड चाइनीज अल्फाबेट्स फ्रिक्वेंटली, वहां इंग्लिश और चाइनीज भाषा बोल सकती है फ्रिक्वेंटली। तो ऐसी स्थिति में भाषा के रूप में अल्फाबेट नहीं, अल्फाबेट्स का प्रयोग किया गया। आशा करते हैं ये कॉन्सेप्ट टोटल क्लियर है। अब इससे रिलेटेड हम प्रीवियस क्वेश्चन की बात करते हैं। आप देख रहे हैं सुपर फाउंडेशन कोर्स, जिसके दायरे में उस चैप्टर से रिलेटेड एग्जाम में आने वाला कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। आगे बढ़ता हूं। ध्यान दे, कह रहा है कि दे अट्रैक्ट कस्टमर्स बाय ऑफरिंग हाई क्वालिटी गुड, वे लोग कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं अच्छे क्वालिटी का सामग्री देकर। तो एक बात बताया जाए कि दे अट्रैक्ट कस्टमर्स बाय ऑफरिंग हाई क्वालिटी गुड की गुड्स, गुड्स होना चाहिए, क्योंकि सामग्री के रूप में तो गुड आता नहीं है, गुड्स का प्रयोग किया जाता है। वस्तु के रूप में गुड नहीं, गुड्स। अब भलाई के रूप में अगर कहा जाए तो गुड का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ता हूं। दे हैड ऑल्सो बीफ गोट्स एंड पोल्ट्री इन अबंडेंस, करा कि बहुत सारे उसके पास मवेशी हैं, जिसमें बकरियां हैं, मुर्गियां हैं। तो अब बताया जाए कि उनके पास बहुत सारे पशु हैं, तो बीफ है कि बिप्स है। जब गोट्स और पोल्ट्री का चर्चा कर दिया, तो ऐसी स्थिति में बीफ तो गोमांस यानी बड़े पशु का मांस हो गया। यह मांस का बात नहीं कर रहा है, ये बात किस चीज का कर रहा है, तो मवेशी का कर रहा है। जब मवेशी का बात करेंगे तो यहाँ बीफ नहीं, बिप्स का प्रयोग होना चाहिए। आंसर कौन बना, तो बी। ध्यान दे, एक कार वॉज पार्क्ड ऑन द फार साइड ऑफ द वुड, एक कार पार्क कर दी गई, कहां, तो जंगल के दूसरे सिरे पर, दूसरे छोर पर। अबाउट 100 ईयर्स 100 फ्रॉम द हाउस, ये ईयर्स नहीं यार्ड्स होना चाहिए, गलती से छप गया है बाबू,
100 yards फ्रॉम द हाउस, घर से करीबन 100 गज की दूरी पर, तो बताया जाए कि लकड़ी के से दूर क्षेत्र में कार पार्क किया गया कि जंगल के क्षेत्र से, तो ऐसी स्थिति में वुड नहीं वुड्स का प्रयोग होना चाहिए। ए कार वाज पार्क्ड ऑन द फार साइड ऑफ द वुड, नहीं वुड्स का प्रयोग होना चाहिए। आशा करते हैं ये भी पॉइंट आपका क्लियर है। ऑप्शन नंबर, आई रेड द लेटर, मैं उस लेटर को पढ़ा, एंड मेड हिम अवेयर, और उनको अवगत कराया ऑफ इट्स कंटेंट। अब बताया जाए कि मैं उस लेटर को पढ़ा और उसके कंटेंट से, विषय सूची से, उसके विषयों से अवगत कराया। तो कंटेंट तो याद करें, किसी चीज़ के छोटी छोटी सामग्री को कंटेंट कहते हैं। किसी चीज़ के दायरे में आने वाली, किसी रेसिपी कहें, किसी यूनिट के दायरे में आने वाले छोटी छोटी सामग्री को कंटेंट कहते हैं। और कंटेंट्स क्या होता है? तो विषय सूची होता है। तो जब लेटर को पढ़ा और उसके विषयों को अगर अवगत कराया तो कंटेंट नहीं कंटेंट्स का प्रयोग होना चाहिए। इसमें आंसर आपका कौन आया? सी। नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए आगे कह रहा है कि द मार्केट्स आर शोइंग एक्सट्रीमली पुअर रिटर्न। लोग कहते हैं कि मार्केट बहुत खराब संकेत दे रहा है, हाँ, फायदा नहीं दर्शा रहा है। तो रिटर्न, वापसी का यहां सेंस मार्केट थोड़े देगा। इसका सेंस है कहने का कि मार्केट जो है वो फायदा नहीं शो कर रहा है, तो वहां पर रिटर्न नहीं रिटर्न्स का प्रयोग होना चाहिए। यहां भी ऑप्शन आपका सी होगा। आशा करते हैं कि कॉन्सेप्ट क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट पैटर्न पर। देखिएगा, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो यूज होते हैं सेम अर्थ में, लेकिन उनके यूज में डिफरेंस है। अतः सावधान रहिएगा, नहीं तो अगर गलती से भी वो एक दूसरे के बदले यूज हो गए तो वो गलत माने जाते, वो सेंटेंस को इनकरेक्ट कर देते। अब इनकरेक्ट कर देंगे तो कॉमन एरर होगा ही। अब एरर में फंसिएगा, इंप्रूवमेंट में फंसिएगा, फिलर में फंसिएगा, हर जगह आपका तो धोखा ही धोखा है। बात करते हैं, ध्यान दें। देखिए यहाँ कह रहा है कि देयर आर सम नाउन्स विच ऑफन कंफ्यूज इन देयर यूजेस। हाउस और होम में क्या अंतर है? देखिए, हाउस क्या है? तो जनरल लिविंग प्लेस, दैट इज हाउस। जनरल रेजिडेंस ऑफ एनीवन, दैट इज हाउस। एंड लिविंग प्लेस विथ सेंटिमेंट्स और बर्थ प्लेस, दैट इज होम। यदि जनरल हम मकान कह रहे हैं, घर कह रहे हैं, तो वो हाउस है। लेकिन जहां से हमारी भावनाएं जुड़ी हैं, जहां हमारा भावनात्मक लगाव है, उसको होम कहा जाता है। या यदि हमारा बर्थ प्लेस है तो उसको भी होम कहा जाता है। अब एग्जाम में क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 2-3 चीजों पर विचार करें। कंस्ट्रक्शन कार्य में जब भी जाइएगा तो आप होम का कभी निर्माण नहीं कर सकते, आप हाउस का निर्माण करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन कार्य में यदि होम लगा दे तो वो कॉमन एरर है, बच के रहने की जरूरत है। मुझे एक मकान बनवाना है, आई हैव टू गेट अ हाउस ऑब्लिक होम कंस्ट्रक्टेड, नहीं, वहां पर होम नहीं हाउस का प्रयोग होना चाहिए। और यदि मैं कहूं कि वो 5 साल के बाद घर लौट रहा है, तो ऐसी स्थिति में हमको कहना पड़ेगा ही इज रिटर्निंग हाउस, नहीं रिटर्निंग होम आफ्टर 5 years। घर वापसी कर रहा है, इसका मतलब है कि अपने जन्म स्थान पर आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में हमको होम का प्रयोग करना चाहिए। ऐसे एक पॉइंट और यहां जान लें तो बेहतर है कि हाउस को इंडिकेट करने के लिए गो के बाद टू ऐड किया जाता है, जबकि होम के साथ टू का प्रयोग नहीं होता। मैं घर जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू हाउस। मैं घर जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू होम, नहीं, आई एम गोइंग होम का प्रयोग किया जाता। एक फ्रेज भी है, सेट योर हाउस इन ऑर्डर, वहां पर भी होम का प्रयोग नहीं हाउस का प्रयोग किया जाता। ओवरऑल मैं जो फिगर खींचने जा रहा हूं उस पर ध्यान दें। General constructed building, living place for anyone, that is house, but living place with sentiments और birthplace, that is home। नेक्स्ट बात करता हूँ, ध्यान दीजिए। इसी बात को यहाँ कह रहा है कि ये बिल्डिंग यूज्ड फॉर लिविंग, जो रहने का स्थान है वो कौन है? हाउस है। किसी के लिए भी जनरल यूज में, आई हैव ड्रीम्ड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ए लार्ज हाउस इन पटना, तो यहाँ होम नहीं हाउस का प्रयोग होगा। ऑलरेडी मैंने कहा था कि कंस्ट्रक्शन कार्य में तो हाउस ही यूज होता। होम क्या है? तो रिलेटेड टू सेंटिमेंट्स और नेटिव प्लेस, आपका जो स्थान जन्म स्थान है, नेटिव प्लेस है, वो उसके लिए या सेंटिमेंटल अगर लगाव होगा तो ऐसी स्थिति में वो होम हो जाता। इसको लेकर बहुत राइटर अलग अलग तरह से झगड़े हैं। कुछ लोगों ने लिखा कि बिल्डिंग जहां परिवार न रहे वो हाउस है, और जहां परिवार रस बस गया वो होम हो गया। इस लॉजिक में भी एक दम दिखता है। उन्होंने कहा कि रेस्ट हाउस, गोडाउन हाउस, क्लब हाउस, ये सब ऐसी चीजें जहां परिवार का रहना नहीं है, ये सब हाउस है, गोडाउन हाउस। जबकि परिवार रस बस गया तो किसी न किसी का परिवार वहां रहेगा, तो वहां उसका सेंटिमेंट्स जुड़ेगा ही, तो वहां होम हो गया।
ऐसे ऐसे लॉजिक से लोग अपना अपना तर्क देते। हम जनरल बात कहेंगे कि यदि कहीं सेंटिमेंटल लगाव है या बर्थ प्लेस है तो ऐसी स्थिति के लिए होम, बाकी जगह हाउस यूज करें। आगे बढ़ता हूं, ध्यान दें। अब यहाँ कह रहा है कि आई विल रिटर्न होम वेरी सून, जल्द ही मैं घर आऊंगा। तो आपको यहाँ पर मैं ऐसा ही उदाहरण से भी दर्शाया हूँ। नोट लिख रहा है क्या, थोड़ा सा विचार करें कि होम इज नॉट यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन, इट शुड बी हाउस। ऑलरेडी हम आपको ये बात बता चुके हैं। देखिए, कस्टमर और क्लाइंट में क्या अंतर है। कस्टमर, क्या बढ़िया वर्ड है, कस्टमर, कस से मरने वाले को कस्टमर कहते हैं, जस्ट ए पार्ट ऑफ जोक। आगे बढ़ता हूँ, ध्यान दिया जाए कि कस्टमर जो वर्ड है और क्लाइंट वर्ड है अक्सर एक दूसरे की जगह पर यूज करता है और रिजल्ट भी आपका क्रॉस करा देता, पता नहीं चलेगा, क्रॉस नहीं क्रैश करा देता। जब रिजल्ट पास की जगह फेल, फेल की जगह पास, क्रॉस होगा तो क्रैश तो होगा ही। ध्यान दिया जाए, कस्टमर वो होता है जो किसी गुड्स के बदले कुछ पे करता हो, कोई वस्तु खरीदता हो और उस गुड्स के बदले यदि कोई पे करे तो वो कस्टमर होता है। जबकि किसी सेवा के बदले सर्विस किसी से लेते हैं तो ऐसी स्थिति में जब उनको पेमेंट करें तो आप उसके कस्टमर नहीं, क्लाइंट हैं। वकील के कस्टमर नहीं होंगे, वकील के क्लाइंट होंगे। शॉपकीपर के कस्टमर्स होंगे और वकील के क्लाइंट होंगे, डॉक्टर के क्लाइंट होंगे। तो याद रखा जाए कि जब आप गुड्स के लिए पेमेंट करें तो कस्टमर बन जाएंगे, और जब आप किसी से सर्विस लेते हैं, यदि किसी इंजीनियर से भी आप सर्विस ले रहे हैं तो ऐसी स्थिति में उसके सर्विस के बदले जो दे रहे हैं वो आप उसके क्लाइंट हो जाते हैं। कोई मैनेजमेंट किया हुआ व्यक्ति भी आपको अगर बिजनेस में सहयोग कर रहा है, उसको पेमेंट कर रहे हैं तो आप उसके क्लाइंट हुए, उसके कस्टमर नहीं हुए। अब ध्यान दिया जाए, इसी चीज को यहां कह रहा है क्या कि कस्टमर ए पर्सन हु बिकम्स बायर ऑफ समथिंग। किसी चीज का यदि ग्राहक आप बन गए, यदि वस्तु के बदले पे कर रहे हैं तो आप कस्टमर्स हैं। और ध्यान दिया जाए, ये कह रहा है कि दिस शॉपकीपर सेटिस्फाइज कस्टमर्स बाय हिज गुड बिहेवियर। अच्छे व्यवहार से अपने क्लाइंट को दुकानदार संतुष्ट नहीं करेगा बल्कि कस्टमर्स को संतुष्ट करेगा। जबकि अगर मैं क्लाइंट का बात करूं, लोग कहेंगे कि एक वकील हमेशा अपने कस्टमर के पक्ष में बात करेगा कि क्लाइंट के पक्ष में बात करेगा, तो कस्टमर नहीं क्लाइंट के लिए वर्ड होगा। यहाँ बात आएगा कि ये पर्सन हु पेज फॉर द सर्विसेज ही टेक्स, जो सर्विस वो लेता है उसके लिए पैसा देने लगे तो वो क्लाइंट हो गया। ए लॉयर ऑलवेज वांट्स टू फेवर हिज क्लाइंट्स होगा, यहाँ पर कस्टमर्स का प्रयोग नहीं होगा। आशा करते हैं ये भी बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिएगा एयर और विंड में क्या अंतर है, थोड़ा सा विचार करें। मंद हवा को एयर कहा जाता है और झोंकेदार हवा को विंड कहते हैं। यदि मंद हवा है, सॉफ्ट ब्लो है, या ब्रीदिंग के लिए जो हम यूज करते हैं, ये सब एयर होता है। बलून में आप भरते हैं जो, वो एयर है क्योंकि वो सॉफ्ट है, लेकिन जिससे झोंका लगता है यानी झोंका हवा का चलने लगता है वो सब विंड है। बहुत सारे इसके ऑप्शन है, गैलोज है, आगे बहुत सारे ऑप्शन पर चर्चा हम करेंगे। लेकिन दो वर्ड अक्सर एग्जाम में आता है, एयर के जगह विंड, विंड के जगह एयर। तो याद रखा जाए कि मंद हवा एयर हुआ, झोंकेदार हवा स्ट्रॉन्ग ब्लो दैट इज विंड, एंड सॉफ्ट ब्लो माइल्ड ब्लो दैट इज एयर। वी फील एयर ऑब्लिक विंड इनटू द बैलून। अब बताया जाए कि बैलून में हम लोग क्या भरते हैं, एयर भरते हैं कि विंड भरते हैं, तो एयर होना चाहिए। फिर आगे मैं कहूं कि a strong air oblique wind blew out my shirt which was hanging on the floor। अब बताया जाए कि ऐसी स्थिति में शर्ट मेरा वहां टंगा हुआ था फ्लोर पर और एक आंधी आई उड़ाकर शर्ट लेकर चली गई, तो एयर की विंड, तो ऐसी स्थिति में विंड का प्रयोग होना चाहिए। ध्यान दें, इसी बात को कह रहा है यहाँ कि इट रेफर्स टू अ स्मूथ ब्लो और वाटर ब्रीदेड। चाहे हम श्वसन में यूज करें या जो भी हम स्मूथ ब्लो का बात करें, ये तो वो क्या है, एयर है। फ्रेश एयर इज रिक्वायर्ड टू लीड अ हेल्दी लाइफ। हेल्दी लाइफ जीने के लिए, स्वस्थ जीवन जीने के लिए शुद्ध हवा चाहिए, तो वो शुद्ध हवा के रूप में श्वसन के लिए बात हो रहा, वहां पर विंड नहीं एयर होना चाहिए। अब ये कह रहा है कि विंड में इट रेफर्स टू ए स्ट्रॉन्ग ब्लो व्हिच मेक्स द लीव्स मूव्स, जिससे पत्तियां हिलने लगती हैं, मतलब जिसमें झोंका हो उसको क्या कहते हैं, विंड कहा जाता है। अब देखा जाए, द स्ट्रॉन्ग विंड कैन ब्लो योर ब्लैंकेट अवे, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर विंड का प्रयोग हुआ, एयर का प्रयोग यहाँ सही नहीं होगा। अब देखिए कॉस्ट और प्राइस में क्या अंतर है, थोड़ा सा विचार कीजिएगा। कॉस्ट, अमाउंट पेड बाय द शॉपकीपर और अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोड्यूसर। जो निर्माण करने वाला है उसका इन्वेस्टमेंट किया हुआ अमाउंट भी कॉस्ट है,
और ध्यान दिया जाए, यदि दुकानदार किसी वस्तु को खरीदता है बेचने के लिए, तो फिर जो वो इन्वेस्ट किया वो पैसा एक तरह से इन्वेस्टमेंट है, तो वो उसका क्या हो गया, फिर कॉस्ट हो गया। दुकानदार जो अमाउंट पे किया वो कॉस्ट है, और आप जो अब दुकानदार को उसके बदले जो पैसा देने लगे वो क्या हो गया, प्राइस हो गया। कोई वस्तु आप खरीदते हैं, जो कस्टमर खरीदता है वो कस्टमर द्वारा जो पेमेंट किया गया है वो क्या है, तो प्राइस है, और दुकानदार उसके लिए जो इन्वेस्ट किया वो उसका कॉस्ट है। आप जाते होंगे तो ऐसे भी दुकानदार कहता है, आप जब मूल तोल करते हैं तो साफ कहता है कि ये तो मेरा कॉस्ट भी नहीं पड़ा है, मतलब मेरा लागत भी नहीं पड़ा है, तो लागत के लिए क्या हो गया, कॉस्ट, और जिस पर बिक्री हो जो जिस अमाउंट पर, वो क्या हो गया, प्राइस। एग्जाम में कॉस्ट के जगह प्राइस और प्राइस के जगह कॉस्ट यूज करता है। मैथमेटिक्स में तो दुविधा लोग कर देते, क्रय मूल्य का अंग्रेजी कॉस्ट प्राइस एक साथ लगा देते, जबकि सही यूज कॉस्ट वैल्यू और प्राइस वैल्यू होना चाहिए। ध्यान दिया जाए। अब बात हो रहा है क्या कि कॉस्ट इट रेफर्स टू द अमाउंट पेड बाय द शॉपकीपर, दुकानदार के द्वारा अगर हो या इन्वेस्टर्स के द्वारा हो तो वो क्या होता है, कॉस्ट। यदि आप अच्छे क्वालिटी का सरिया यूज करते हैं या वस्तु यूज करते हैं तो उस बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन का प्राइस हाई नहीं जाएगा, कॉस्ट हाई जाएगा। जबकि अगर मैं कहूंगा कि कोई आदमी यदि कुछ खरीद रहा है कोई भी वस्तु, तो उस स्थिति मैंने कार खरीदा बट दैट वाज द हाई कॉस्ट की हाई प्राइस, तो ऐसी स्थिति में वो प्राइस हाई था, कॉस्ट हाई नहीं था। अब इसी बात को कह रहा है क्या कि इफ यू परचेज हेवी मटेरियल्स, यदि आप हेवी मटेरियल्स खरीदते हैं, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का बात हो रहा है तो प्रोडक्शन में यदि हम लागत लगा रहे हैं तो कॉस्ट है, विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज, प्रोडक्शन का कॉस्ट बढ़ जाएगा। प्राइस कह रहा है कि इट रेफर्स टू द अमाउंट पेड बाय द कस्टमर्स, कस्टमर्स जो पेमेंट करते हैं किसी चीज के लिए वो कौन है, तो प्राइस है। अब ये कह रहा है कि आई कैन नॉट टेल यू द प्राइस ऑफ दिस बुक, इस किताब का मैं आपको प्राइस नहीं बता सकता। देखिए ग्राउंड और फ्लोर में क्या अंतर है, थोड़ा सा विचार करें। देखिए ग्राउंड भी है सतह, फ्लोर भी है सतह, लेकिन ग्राउंड और फ्लोर में बहुत अंतर है। शेल्टर्ड प्लेस यदि कोई है, ऊपर से जिस पर छत है, उसके रेंज में, उस छत के रेंज में यदि नीचे सतह आप दिखा रहे हैं तो याद रखिएगा वो फ्लोर होता है। जबकि शेल्टर्ड प्लेस से बाहर का बात करेंगे तब जब सतह दिखाइएगा तो वो ग्राउंड होता है। इसीलिए ग्राउंड फ्लोर भी कहा जाता है। वैसा फ्लोर जिसका अटैचमेंट ग्राउंड से हो तब उसको ग्राउंड फ्लोर कहा जाता है। यानी कहने का मतलब कि कंस्ट्रक्टेड प्लेस में यदि आप इनसाइड एरिया का सरफेस दिखाएंगे तो वो सरफेस आपका क्या होगा, फ्लोर होगा, और यदि कंस्ट्रक्टेड एरिया से बाहर का बात करेंगे तो वहां पर ग्राउंड होगा। लास्ट नाइट इट वाज हेवी रेन, सो द फ्लोर ऑफ द ग्राउंड इज वेट। तो बताया जाए पिछले रात बारिश हुआ इसलिए ग्राउंड गीला है कि फ्लोर गीला है, तो ऐसी स्थिति में ग्राउंड होगा। लेकिन कहें कि इन द किचन सी स्लिप्ड and twisted her, she slipped on the ground oblique floor and twisted her leg. वो किचन में स्लिप कर गई और अपना पैर मरोड़ ली। कहाँ स्लिप कर गई, कहाँ गिरी थी, ग्राउंड पर कि फ्लोर पर, तो वहां फ्लोर पर गिरी थी। याद रखें, इनसाइड एरिया का सरफेस दैट इज फ्लोर और आउटसाइड एरिया का सरफेस दैट इज ग्राउंड। आगे बढ़ता हूं। इट रेफर्स टू आउटसाइड पार्ट ऑफ द हाउस, आपके घर के मकान के बाहर का जो भूभाग होगा, समतल सतह होगा, वो ग्राउंड है। ये स्टार्टे इट रेन्ड हेवीली सो द ग्राउंड वाज वेट। ये कहा कि फ्लोर इट रेफर्स टू इनसाइड पार्ट ऑफ द रूम और हाउस, घर के अंदर का दायरा होगा तो क्या होगा, फ्लोर होगा। सी वाश्ड द फ्लोर ऑफ द हाउस, वो घर का फर्श धोई एंड मेड इट क्लीन, और उसे साफ की। तो क्या ग्राउंड धोई थी कि फ्लोर धोई थी, तो फ्लोर धोई थी, सफाई की थी। आगे बढ़ता हूं। फिर ऐसा ही एक फॉर्मेट और आता है शेड और शैडो का। एग्जाम में क्या करता है कि शेड के जगह शैडो लगाता, शैडो के जगह शेड लगाता। थोड़ा सा विचार कीजिएगा, धोखा हो जाता। बात बनता है कि शेड और शैडो, तो शेड क्या है, तो शेल्टर्ड प्लेस है, जो ऊपर से आपको छत की तरह कार्य करे, उसके नीचे वाला प्लेस जो होगा वो सब शेडेड हो जाएगा। मतलब ये है कि जो छत का काम करे वो क्या है, तो शेड है। और ब्लैक इमेज ऑफ समथिंग दैट इज शैडो है। परछाई के रूप में शैडो यूज कीजिए, छत के रूप में शेड यूज कीजिए। कोई भी चीज यदि ऊपर से आपको छत जैसा कार्य कर रहा है तो ध्यान दिया जाए वो शेड है, जबकि इमेज का बात किया जाए, किसी चीज का परछाई का बात करें तो वहां शैडो होगा। टू अवॉइड रेन आई वॉज स्टैंडिंग
अंडर द शेड ऑफ ए ट्री कि शैडो ऑफ ए ट्री। तो बारिश से बचने के लिए हम पेड़ के नीचे खड़े थे, तो वहां वो छत का काम कर रहा था, वहां शैडो नहीं शेड का प्रयोग होगा। और ध्यान दिया जाए, यदि मैं कहूं कि कभी कभी मेरी परछाई मेरे आकार से बड़ी बन जाती है, तो ऐसी स्थिति में यहां पर हम शेड नहीं शैडो का प्रयोग करेंगे। कभी कभी मैं अपने परछाई से ही डर जाता हूं, समटाइम्स आई फियर माई ऑन शेड नहीं शैडो का प्रयोग होना चाहिए। तो याद रखा जाए, शेड और शैडो में अंतर। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, बच के रहने की जरूरत है, ध्यान दिया जाए। यहां पर कह रहा है कि शेड ए शेल्टर्ड प्लेस फ्रॉम द सन। ध्यान दे, धूप से बारिश से बचने के लिए जो ऊपर से आप छत तैयार करते हैं वो कौन होता? शेड होता। दे वर सिटिंग इन द शेड ऑफ ए ट्री। यही एग्जाम्पल तो हम अभी बोल रहे थे। आगे कह रहा है कि शैडो। ध्यान दिया जाए, यदि शैडो का बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा एक मुद्दा आ रहा है कि परछाई का यदि हम बात करने लगे तो वो क्या हो जाएगा? तो शैडो का प्रयोग होगा। अब इसी पॉइंट को यहां पर बात करें कि द इमेज ऑफ लाइट ऑफ ए पर्सन और एन एनिमल, किसी जानवर का, किसी का यदि परछाई का बात करने लगे तो वहां पर क्या हो जाएगा? शैडो का प्रयोग। तो ध्यान दें, ही वॉज ऑफरेड ऑफ हिज ओन शैडो, अपने ही परछाई से वो डरा हुआ था। अब कॉज और रीजन पर बात करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। ध्यान दें, कॉज एक्टिविटी विच प्रोड्यूसेस अनदर रिजल्ट, दैट इज कॉल्ड कॉज। यदि कोई एक्टिविटी से, यदि किसी कार्य से उसके बदौलत कोई कार्य होने लगे तो उस स्थिति में क्या होने लगेगा? वो कॉज बन जाएगा। उसका मौत का कारण हार्ट अटैक था, तो हार्ट अटैक बिकेम द कॉज ऑफ हिज सडन डेथ। वहां पर रीजन नहीं कॉज बनेगा। किसी चीज के बदौलत कोई घटना घट जाए तो वो कॉज है उसका। जबकि कोई एक्टिविटी हो और उसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देना हो तो अब आप रीजन यूज करेंगे। धोखा होता है, बच के रहिएगा। कॉज के जगह रीजन, रीजन की जगह कॉज दे देगा। यदि कहीं लॉजिकल एक्सप्लेनेशन आप दे रहे हैं, दैट इज रीजन। एंड इफ समथिंग दैट some activities which produce results, those activities are called causes। ऐसी स्थिति में वो causes हैं। थोड़ा सा विचार करें, यही बात यहाँ कर रहा है कि इट प्रोड्यूसेस रिजल्ट, कारण, वजह, जिसके वजह से कुछ होता हो। ध्यान दिया जाए कि देयर आर मेनी कॉजेज फॉर अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। भारत में बेरोजगारी के कई वजह हैं, यानी ऐसे कारण जिसके बदौलत अनएम्प्लॉयमेंट है। रीजन क्या कह रहा है कि इट एक्सप्लेन्स और जस्टिफाइज अ रिजल्ट। किसी रिजल्ट को अगर लॉजिकली सिद्ध करना हो तो उसका एक्सप्लेनेशन यदि बात आएगा तो वो कौन है? रीजन है। ध्यान दिया जाए, करा है क्या कि यू कैन एक्सप्लेन नो रीजन फॉर योर डिले। आप अपने देर आने का कोई कारण नहीं बता सकते, यानी कोई एक्सप्लेनेशन आपका नहीं चलेगा। आई कैन नॉट एक्सप्लेन द रीजन वाई ही केम लेट। क्यों वो लेट आया मैं नहीं बता सकता। एक्सप्लेनेटरी बात होने लगे तो रीजन का प्रयोग किया जाता। नेक्स्ट बात करते, ध्यान दीजिए, एक वर्ड और आया यहां दो वर्ड टकरा रहे हैं, एनवी और जेलसी। ध्यान दे, दोनों जलन का, ईर्ष्या का बात करता, डाह का बात करता। लेकिन दूसरे की समृद्धि या दूसरे के पास कोई वस्तु हो, आपके पास न हो, दूसरे के प्रॉस्पेरिटी से अगर आपको जलन है तो आप एनवियस हैं, आपको एनवी हो रहा है। जबकि आपकी अपनी चीज आपके काम न आकर या आपके ही काम आती हो लेकिन दूसरे को सर्विस देने लगे तब आपको उसके लिए जलन होता हो तो आप जेलस हैं या आपको जेलसी हो रही है। एक बार फिर से समझिए, कोई व्यक्ति यदि आपका पड़ोसी 4 तला 5 तला मकान बनाने लगा और आप अपने में सक्षम नहीं हैं तो उसको जो मकान देख रहे हैं उसको देखकर आप एनवियस हो रहे हैं, आपको एनवी हो रहा है। जबकि आप ही का भाई आपका बात न मानकर आपके दोस्त मित्र को समय दे रहा है या आपको उसका काम कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको जेलसी होगी। ध्यान दें, इसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा है कि एनवी द फीलिंग ऑफ वांटिंग समथिंग दैट समवन एल्स हैज। ध्यान दिया जाए, दूसरे के पास यदि कोई चीज है अगर उसका आप चाहत करके ईर्ष्या कर रहे हैं तो एनवी होता है, दूसरे के चीजों के लिए जलन। इट वॉज डिफिकल्ट फॉर हर टू हाइड हर एनवी ऑफ हर फ्रेंड सक्सेस। दोस्त सफल हो गया तो उसके चेहरे पर जलन को छुपाना मुश्किल लग रहा था, तो वह एनवी का प्रयोग होना चाहिए। जेलसी क्या है? तो फीलिंग अनहैप्पी व्हेन समवन यू लाइक और लव इज शोइंग इंटरेस्ट इन अनदर पर्सन। दूसरे में अगर कोई इंटरेस्ट दिखा रहा है तो क्या होगा? वहां जेलसी का प्रयोग किया जाएगा। अपनी चीज दूसरे को सेवा दे रही हो तो वहां जेलसी होती है।
वही कह रहा है कि रुक्मिणी फेल्ट जेलसी व्हेन सी सॉ राम विथ राधा। जब राम को उसने राधा के साथ देखा तो उसे जेलसी हो रहा था। सी फेल्ट जेलसी व्हेन हर हस्बैंड वाज टॉकिंग टू अनदर वुमन। जब उसका हस्बैंड दूसरे महिला से बात कर रहा था तो उसको जेलसी हो रही थी। ऐसा करते हैं एनवी और जेलसी क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए स्किल और टैलेंट में क्या अंतर है, थोड़ा सा विचार कीजिए। ये दोनों आपकी क्षमता को दर्शाता है, लेकिन वैसी क्षमता जो प्रैक्टिस के माध्यम से, जो सीख कर आप हासिल किए हैं, वो सब स्किल होता है। ध्यान दिया जाए, क्वालिटी गेन्ड बाय लर्निंग और प्रैक्टिस दैट इज स्किल। क्वालिटी लर्न बाय प्रैक्टिस और क्वालिटी गेन्ड बाय लर्निंग दैट इज a skill. But natural quality by birth, that is talent. सरकार की योजनाएं जो चलती है वह स्किल डेवलपमेंट की चलती है, टैलेंट डेवलप नहीं किया जाता। टैलेंट तो उसका इनेट होता है, जन्मजात होता है। याद रखा जाए, किसी व्यक्ति को अगर देखकर कहा जाता है कि ही इज वेरी टैलेंटेड, इसका मतलब है कि शुरू से ही उसमें सीखने की क्षमता बहुत ज्यादा है। यदि सरकार का स्किल डेवलपमेंट आया, इसका मतलब कि बहुत लोगों को बहुत कुछ सिखाया गया, तो वहां पर स्किल का प्रयोग होगा। द ड्राइवर शोड हिज स्किल ऑब्लिक टैलेंट बाय कंट्रोलिंग द डैमेज्ड कार। तो डैमेज्ड कार को कंट्रोल करके ड्राइवर अपना स्किल का परिचय दिया, क्योंकि वह ड्राइविंग जन्मजात नहीं जानता था। और यदि हम स्किल का बात करें तो ही हैज टैलेंट का बात करें तो ही हैज अ नेचुरल स्किल ऑब्लिक टैलेंट ऑफ डांसिंग। जन्मजात ही उसको नाचने का कला मालूम है, यानी बचपन से ही वो नाचता है। तो ऐसी स्थिति में वहां पर स्किल नहीं, टैलेंट होगा। और टैलेंट को निखारा जाता है, खोज किया जाता है, टैलेंट का निखार होता है और स्किल लर्निंग किया जाता है। आगे बढ़ता हूं, ध्यान दें। द एबिलिटी टू डू समथिंग वेल स्पेशली बिकॉज ऑफ ट्रेनिंग प्रैक्टिस। ट्रेनिंग के द्वारा, प्रैक्टिस के द्वारा कोई चीज अगर आप सीखते हैं तो वो सब क्या होता है, स्किल होता है। इट टेक्स ग्रेट स्किल टू मेक सच ब्यूटीफुल ज्वेलरी। इतना सुंदर ज्वेलरी बनाने के लिए स्किल की जरूरत पड़ेगी, टैलेंट की जरूरत नहीं। अब कह रहा है कि टैलेंट ए नेचुरल स्किल और एबिलिटी, प्राकृतिक प्रदत्त यदि आपका क्वालिटी है तो वो कौन है, टैलेंट है। सी शोड ए टैलेंट फॉर एक्टिंग एट अर्ली एज, यानी कम उम्र में ही वो अपना एक्टिंग का छाप छोड़ दी या वो अपना कला दिखाई, तो ऐसी स्थिति में टैलेंट का परिचय दी। ध्यान दें, विटनेस और एविडेंस का बात करते हैं। ध्यान दिया जाए, सबूत के रूप में, प्रमाण के रूप में, साक्ष्य के रूप में आप विटनेस भी यूज करते, आप एविडेंस भी यूज करते। लेकिन यदि कोई ह्यूमन बीइंग किसी चीज के लिए गवाह बन जाए, साक्ष्य बन जाए, तो विटनेस है। जो कि अपने बातों को बयां कर सके, आंखों देखा बात बयां कर सके, वो विटनेस है। आप लोग आई विटनेस सुनते होंगे, जिसे चश्मदीद गवाह माना जाता। जबकि किसी बात के लिए उसके पक्ष में कोई वस्तु सुपुर्द करना, सबूत के रूप में, प्रमाण के रूप में कोई चीज, वस्तु, स्टेटमेंट, ये सब एविडेंस होते हैं। ध्यान दिया जाए, कोई भी अगर साक्ष्य आप प्रोवाइड कर रहे हैं, वो क्या है, एविडेंस। यदि मैं विटनेस का बात कहा तो यह कोई व्यक्ति हो सकता है जो कि किसी अन्य के पक्ष में कोई बात कहता, आंखों देखी घटना को बयां करता। जबकि एविडेंस क्या होता है, तो कोई वस्तु हो सकता है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो सकता है, ये सब एविडेंस के रूप में यूज करते हैं। अगर मैं कहूं कि एक बूढ़ा आदमी एकमात्र गवाह था इस मर्डर का, तो एन ओल्ड मैन वाज ओनली वन एविडेंस ऑफ द मर्डर, नहीं विटनेस ऑफ द मर्डर। और तब मैं कहूं कि द लॉयर प्रोड्यूस्ड सम डॉक्यूमेंट्स एज द विटनेस ऑफ द केस की एविडेंस ऑफ द केस, तो वहां डॉक्यूमेंट्स देगा तो विटनेस नहीं, एविडेंस का प्रयोग होना चाहिए। ध्यान दिया जाए, विटनेस का प्रयोग जो होगा वो व्यक्ति के लिए, एविडेंस का प्रयोग जो होगा वो वस्तु, प्रमाण, साक्ष्य के रूप में होगा। इसी बात को कह रहा है कि पर्सन हु सीज ए क्राइम और एन एक्सीडेंट एंड कैन डिस्क्राइब व्हाट हैपेंड, जो देखा उसको बयां करे, तो ऐसी स्थिति में उसे विटनेस कहा जाता है। द पुलिस हैव अपील्ड फॉर विटनेस टू कम फॉरवर्ड। पुलिस ने कहा कि यदि कोई आदमी ये घटना देखा है तो वो सामने आए, तो ऐसी स्थिति में विटनेस का खोज पुलिस कर रही है, एविडेंस का।
आगे एविडेंस क्या कह रहा है कि थिंग और इंफॉर्मेशन, कोई वस्तु या कोई सूचना दैट इज गिवन इन ए कोर्ट ऑफ लॉ इन ऑर्डर टू प्रूव दैट समवन इज गिल्टी और नॉट गिल्टी। किसी के पक्ष में या विपक्ष में यदि कोई स्टेटमेंट रहे, कोई इंफॉर्मेशन रहे, कोई वस्तु रहे, तो उसे एविडेंस कहा जाता है। अब आगे कह रहा है कि ही रिफ्यूज टू गिव एविडेंस एट द ट्रायल, ट्रायल में वो कोई प्रमाण देने से मना कर दिया, ऐसी स्थिति में एविडेंस का प्रयोग हुआ। ध्यान दिया जाए। अब क्या है, तो सूट और ड्रेस में क्या अंतर है, थोड़ा सा ध्यान दें। दोनों पहनावा है, लेकिन जनरल सेंस में यदि हम बात करते हैं तो किसी पुरुष के परिधान के लिए सूट का प्रयोग करें और किसी स्त्री महिला के परिधान के लिए ड्रेस का प्रयोग करें। ऐसे कुछ अलग भी प्रयोग होते हैं, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से आपको सूट का प्रयोग पुरुष के परिधान के लिए करें और ड्रेस का प्रयोग स्त्री के परिधान के लिए करें। आप देखते होंगे कि जहां कुछ दुकानों पर केवल पुरुष का परिधान रहता है वहां लिखा भी रहता है शूटिंग्स एंड शर्टिंग्स, और जहां महिलाओं का केवल परिधान है वहां ड्रेसर्स दिया रहता है। मुझे अपने भाई के लिए एक सूट बनाना है कि ड्रेस बनाना है, तो सूट बनाना होगा। आई हैव टू बाई अ सूट ऑब्लिक ड्रेस फॉर माई ब्रदर, तो वहां ड्रेस नहीं सूट होगा। जबकि मुझे अपने सिस्टर के लिए सूट खरीदना है कि ड्रेस खरीदना है, तो वहां ड्रेस होगा। लेकिन आजकल प्रचलन में तो ठीक उल्टा यूज हो रहा है, बच के रहिए, एग्जाम में ऐसा नहीं होता। आगे बढ़ता हूं। इसी को कह रहा है कि द क्लॉज यूजुअली कह रहा है, प्राय ऐसा होता है, वर्न बाय अ मैन, पुरुष के परिधान को प्राय सूट कहते हैं। ही ऑलवेज वियर्स ए सूट एंड टाई टू वर्क। ध्यान दिया जाए, जब काम पर वो जाता है तो सूट और टाई पहनता है। ध्यान दिया जाए। आगे ड्रेस के बारे में कह रहा है कि ये पीस ऑफ क्लॉथिंग वर्न बाय ए गर्ल और वुमेन, महिला के लिए पोशाक के लिए आप ड्रेस का यूज करते हैं। रेखा इज वियरिंग ए लॉन्ग रेड ड्रेस, ऐसी स्थिति में महिला के लिए ड्रेस का प्रयोग हुआ। देखिए बैचलर का प्रयोग, बैचलर और मेड दोनों का प्रयोग अविवाहितों के लिए किया जाता है। यदि अगर पुरुष अविवाहित है तो उसके लिए बैचलर का प्रयोग करें, और यदि कोई स्त्री अविवाहित है, मतलब कोई लड़की अगर अविवाहित रह गई, तो वो कौन हो गया, मेड हो गया। ऐसे इस मेड का बहुत सारा अर्थ है। मेड मतलब दासी भी होता, नौकरानी भी होता, लेकिन हम उस पर अभी चर्चा नहीं कर रहे, हम अविवाहित के सेंस में कर रहे हैं। यदि पुरुष कुंवारा है तो उसके लिए बैचलर का प्रयोग करें, और यदि कोई स्त्री कुंवारी हो तो उसके लिए मेड का प्रयोग करें। सलमान खान इज एन एलिजिबल बैचलर और मेड, तो बैचलर होना चाहिए। और यदि मैं कहूं कि सी इज एन एलिजिबल बैचलर, नहीं, मेड का प्रयोग होना चाहिए। सी का प्रयोग हुआ है, इसका मतलब है कि बैचलर नहीं, मेड का प्रयोग होना चाहिए। अब किसी भी महिला का आप अविवाहित का नाम ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दिया जाए, इसी बात को कहा जा रहा है यहां। कह रहा है कि बैचलर और मेड, बैचलर ए मैन हु इज नॉट एंड हैज नेवर बीन मैरिड, ध्यान रखा जाए, जिसका शादी कभी नहीं हुआ हो वो कौन है, बैचलर। सलमान खान इज वन ऑफ द मोस्ट एलिजिबल बैचलर्स ऑफ बॉलीवुड, तो ऐसी स्थिति में मेड मत लगाइएगा, नहीं तो धोखा हो जाएगा। ए वुमेन और गर्ल हु इज नॉट मैरिड, अविवाहित महिला को कहते हैं। सी इज अ स्कूल गोइंग गर्ल एंड सी क्लेम्स टू बी अ मेड फॉर द होल लाइफ, वो एक स्कूल जाने वाली लड़की है और दावा करती है कि जीवन भर शादी नहीं करेगी, यानी मेड बनकर ही रह जाएगी। ध्यान दें, आगे बात करते हैं। एग्जाम में उल्टा यूज करेगा, बच के रहिएगा। ध्यान दें, एक वर्ड आता है और ओरल और वाइवा, ये भी अक्सर एग्जाम में आता है। ओरल क्या होता है और वाइवा क्या होता है, देखिएगा। ओरल दैट इज द जनरल स्पोकन टेस्ट इन फॉरेन लैंग्वेज, अक्सर विदेशी भाषा में होगा। अगर कहीं मौखिक टेस्ट तो उसको ओरल कहा जाएगा या ओरल टेस्ट कहा जाएगा। ऐसे तो ओरल के कई अर्थ हैं, ओरल रिलेटेड टू माउथ भी होता है, ओरल पेन, ओरल कैंसर, ओरल ब्रश देखते होंगे। परंतु यहाँ ओरल का अर्थ जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान दीजिए कि ओरल या ओरल एग्जाम या स्पोकन टेस्ट स्पेशली इन फॉरेन लैंग्वेज, विदेशी भाषा में अगर रहे तो वो कौन होता, ओरल टेस्ट होता। जबकि यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंत में या इंटरव्यूज आदि आदि के लिए यूज करें तो ओरल का प्रयोग नहीं, उसे वाइवा या वाइवा वोस का प्रयोग किया जाता है। इंटरव्यूज आदि आदि अटेंड कीजिएगा तो उसके लिए ओरल टेस्ट वर्ड मत लगाइएगा, उसके लिए वाइवा प्रयोग कीजिएगा। तो कह रहा है क्या कि आई हैव गॉट माई फ्रेंच ओरल टुमारो, कल मेरा फ्रेंच भाषा का ओरल टेस्ट है, तो वहाँ ओरल हो सकता है क्योंकि ये विदेशी भाषा का बात कर रहा है। वाइवा और वाइवा वोस का बात हो रहा है कि स्पोकन एग्जामिनेशन टेकन एट द एंड ऑफ यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, यूनिवर्सिटी के, यानी कह रहा है कि यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के लास्ट में जो टेस्ट है उसे वाइवा वोस कहते हैं। या इंटरव्यू का बात करेंगे तो वो भी वाइवा वोस है। द यूनिवर्सिटी हैज नॉट टेकन आवर वाइवा येट। अब इसी बात को आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट चर्चा करते हैं वेजेस के बारे में। देखिएगा, वेजेस शब्द का प्रयोग
दो अर्थ में होता है, बच के रहिएगा। वेजेज का पहला अर्थ क्या होता है, तो पनिशमेंट, सजा या इनाम दोनों होता है। ध्यान दें, सजा या इनाम भी होता है। और दूसरा एक अर्थ होता है इसका मजदूरी, रिम्यूनरेशंस। तो जब मजदूरी के रूप में यूज करेंगे तो इस वेजेज का वर्ब प्लूरल दिया जाता है, और सजा के रूप में यह यूज होता है तो सिंगुलर दिया जाता है, या अगर रिवार्ड के रूप में भी यूज किया जाए तो सिंगुलर वर्ब दिया जाता है। ध्यान देंगे, अगर मैं कहूं कि इस क्राइम का सजा मौत है, द वेजेज ऑफ दिस क्राइम आर डेथ, नहीं, इज डेथ का प्रयोग होना चाहिए। और अगर कहें कि इस कंपनी में मजदूरों का मेहनताना बढ़ गया है, तो द वेजेज ऑफ द वर्कर्स हैज इंक्रीज्ड, नहीं, हैव इंक्रीज्ड इन दिस कंपनी होना चाहिए। यानी मजदूरी के रूप में, मेहनताना के रूप में बात करें तो वहां वेजेज प्लूरल माना जाएगा, और यदि कहीं सजा या रिवार्ड के रूप में बात करें तो वहां पर वेजेज सिंगुलर माना जाएगा। इसी बात को यहाँ दिखाया जा रहा है। ध्यान दें कि पनिशमेंट और रिवार्ड के रूप में सिंगुलर, लेबर चार्ज में प्लूरल। टू शो पनिशमेंट, सजा या इनाम, वेजेस गेट्स सिंगुलर वर्ब, बट टू शो लेबर चार्जेस, वेजेस गेट्स प्लूरल वर्ब। द वेजेस ऑफ सीन, आप कह रहा है कि पाप का सजा क्या है, तो मौत है, तो सजा के रूप में यहाँ ईज है। द वेजेज ऑफ हार्ड वर्क इज स्वीट, ध्यान दिया जाए, कठिन मेहनत का इनाम क्या होता है, तो मीठा होता, तो यहाँ पर रिवार्ड के रूप में है, सिंगुलर है। परंतु ध्यान दें यहाँ, आई रिमेंबर द डेज व्हेन द वेजेज वेयर 50 रुपीज ए डे फॉर लेबरर्स इन दिस एरिया, मुझे याद है वो दिन जब इस एरिया में लेबरर्स का चार्ज जो था 50 रुपया रोज का था। तो ऐसी स्थिति में वेजेस प्लूरल हो गया। ध्यान दें, देखिए कुछ ग्रीटिंग्स हैं, अभिवादन हैं, इन पर विचार कीजिएगा। ये क्रॉस होकर फिर धोखा देते। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हाय, हेलो, ये जब भी यूज होंगे तो मिलते वक्त यूज होंगे, जाते वक्त नहीं। लेकिन सेंटेंस में इतना बढ़िया से उल्टा कर देगा कि ध्यान तक नहीं जाएगा। वहां लिख देगा कि गुड नाइट सर, हाउ आर यू। जब हाउ आर यू पूछ रहा है, इसका मतलब है कि वो आपसे मिल रहा है। तो मिल रहा है तो वहां गुड नाइट होना चाहिए कि गुड इवनिंग होना चाहिए, या गुड मॉर्निंग का प्रयोग होना चाहिए। गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू, गुड इवनिंग सर, हाउ आर यू, और नहीं तो हाय सर, हेलो सर, ऐसा प्रयोग हो सकता है। जबकि गुड नाइट, बाय बाय, सी यू, हैव ए नाइस डे, ये सब जो ग्रीटिंग्स हैं ये हमेशा जाते वक्त यूज होंगे, मिलते वक्त कभी नहीं। आप नहीं कर सकते हैं कि गुड इवनिंग सर, सी यू टुमारो, कल मिलेंगे। जब कल मिले कह रहे हैं, इसका मतलब है कि आप उस दिन का विदा ले रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, गुड नाइट का प्रयोग होना चाहिए। ऐसे तो चर्चा में बहुत कुछ है कि कहाँ गुड मॉर्निंग, कहाँ गुड इवनिंग। ऐसे लोग बोलते हैं कि 24 घंटा में कभी भी गुड मॉर्निंग यूज कर सकते हैं। कब, जब उस दिन का प्रथम मुलाकात होगी तब। गुड नाइट कभी भी हो सकता है जब उस तारीख की अंतिम विदा लेनी होगी तब। हम इसमें अभी नहीं पढ़ेंगे। ये बोलेंगे कि गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हाय, हेलो, ये मिलते वक्त यूज कीजिएगा। जबकि गुड नाइट, बाय बाय, सी यू, हैव ए नाइस डे, ये सब जाते ही वक्त यूज होता है। उल्टा यूज हुआ तो कॉमन एरर होगा। बढ़ते हैं आगे। इसी चीज को कह रहा है कि गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हाय, हेलो आर गेटिंग्स यूज्ड फॉर व्हाइल मीटिंग। गुड नाइट, बाय बाय, सी यू, हैव ए नाइस डे आर गेटिंग्स यूज्ड व्हाइल डिपार्चर। चलिए प्रीवियस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दिया जाए। द ड्राइवर शोड ग्रेट टैलेंट बाय कीपिंग द डैमेज कार अंडर कंट्रोल। ड्राइवर ने डैमेज कार को कंट्रोल करके अपना टैलेंट दिखाया कि स्किल दिखाया। यही क्वेश्चन में एग्जांपल में आपको अभी एग्जांपल में दर्शाया, तो वहां पर टैलेंट नहीं स्किल दर्शाया था। ड्राइवर अपना स्किल दिखाया उस डैमेज कार को कंट्रोल करके, तो वहां स्किल का प्रयोग होना चाहिए। एनवी स्ट्राइक्स अ वुमन व्हेन शी सीज हर हस्बैंड टॉकिंग टू अनदर वुमन। जब कोई महिला देखती है अपने हस्बैंड को किसी अन्य पुरुष से, किसी अन्य महिला से बात करते हुए, तो उसके दिमाग में एनवी स्ट्राइक करता है कि जेलसी स्ट्राइक करता है। या एनवी नहीं बल्कि क्या होना चाहिए, तो जेलसी का प्रयोग होना चाहिए। I saw the accident, मैं एक्सीडेंट देखा, बट फॉर्चुनेटली आई डिड नॉट हैव टू गिव एविडेंस एज देयर वर ए लार्ज नंबर ऑफ अदर एविडेंसेस। ध्यान दिया जाए, कह रहा है क्या कि मैंने एक्सीडेंट देखा, लेकिन सौभाग्य से मुझे वहां गवाही नहीं देना पड़ा क्योंकि बहुत सारे वहां प्रमाण मिल गए। तो एक बात बताइए, मैंने एक्सीडेंट देखा तो मुझे वहां गवाही नहीं देना पड़ा, तो आई डिड नॉट हैव टू गिव एविडेंस होगा कि विटनेस होगा। तो यहाँ विटनेस का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि मैं जब गवाही दूंगा तो वहां व्यक्ति की बात होगी, और व्यक्ति की बात होगी तो यहाँ विटनेस का प्रयोग होना चाहिए। आगे, विदाउट द शैडो फ्रॉम ट्रीज द अर्थ वुड गेट टू हॉट टू लिव ऑन। यदि पेड़ का ऊपर से छत न रहे या छाया न रहे, तो ऐसी स्थिति में यह धरती रहने लायक नहीं बचेगी, इतना गर्म हो जाएगी। तो वहां शैडो नहीं शेड का प्रयोग होगा, क्योंकि पेड़ जो है वो शेल्टर करता है। ऐसी स्थिति में वहां क्या होना चाहिए, शेड, न कि शैडो।
आफ्टर द रिटेन एग्जामिनेशन के बाद यू विल ऑल्सो हैव एन ओरल टेस्ट। रिटेन एग्जामिनेशन के बाद आपका इंटरव्यू भी होगा, तो उस इंटरव्यू के लिए ओरल टेस्ट नहीं, वाइवा का प्रयोग होना चाहिए या वाइवा वोस का प्रयोग होना चाहिए। तो ओरल एग्जामिनेशन के जगह पर यहाँ वाइवा का प्रयोग करेंगे या वाइवा वोस का प्रयोग करेंगे। आंसर नंबर सी। ऐसा करते हैं कि आपका यहाँ कंसेप्ट क्लियर हो गया है। यानी आज के सेशन में आपने 2 स्टेप पर स्टडी किया। पहला, कुछ ऐसे नाउन जो एस लेकर अपना अर्थ बदल देते हैं, और दूसरा कुछ ऐसे नाउन जो एक ही जैसे अर्थ में 2-3 वर्ड प्रयोग में आते, लेकिन यूज उनका अलग अलग है, एक दूसरे का रिप्लेसमेंट बनने पर वो गलत माने जाते हैं। आप सभी जो कोर्स देख रहे हैं यह सुपर फाउंडेशन कोर्स है। इसके तहत उस जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उस चैप्टर से रिलेटेड एग्जाम में आने वाला कोई भी चीज़ छूटना नहीं चाहिए। बेस्ट ऑफ लक, कीप वॉचिंग, कीप रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।